able to get the requisite number of seats. And, and it's going to be very, very interesting. But let's talk about Maharashtra. Maharashtra is going through a very interesting phase at the moment, because on the one hand, you have Jarange Patil Sahab insisting on Maratha reservation, and now you have Mr. Lakshman Hake out in Maratha reservation. Let's ask Advocate Dalvi. Advocate Seli Dalvi साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Dalvi साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार मैम. How are you? I'm fine. आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ सर आ रही है. मैं ठीक हूँ. और आप कैसे? बहुत बढ़िया, जबरदस्त. We are always fine. Either way we are always fine. तो अभी महाराष्ट्र की स्थिति को आप कैसे समीक्षा करेंगे, महाराष्ट्र की स्थिति को और एनसीपी को? क्योंकि हमारे मित्र जो हैं बड़े अच्छे बेचारे, वो क्या नाम है उनका, छगन भुजबल साहब, वो अभी समता परिषद की उनकी बैठक हुई थी, उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, तो लोगों में अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, कहीं भुजबल साहब छोड़ के तो नहीं जा रहे, कहीं वापस शरद पवार साहब के पास तो नहीं जा रहे, या उद्धव ठाकरे के पास तो नहीं जा रहे. तो एडवोकेट दालवी जी, आपको क्या लगता है? नहीं, भुजबल साहब तो कहीं नहीं जा रहे. वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अजीत दादा के काम पे उन्होंने विश्वास रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में वो शामिल हुए हैं, और इतना बड़ा निर्णय उन्होंने जो लिया है वो सोच समझ के लिया हुआ है, और वो इसी निर्णय पे ठाम रहेंगे. क्योंकि इस बारे में उन्होंने खुद से भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैं अजीत दादा के पास में हूँ. पिछले कल ही मुझे लगता है शायद पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप शरद पवार जी के साथ जाएंगे क्या, तो उस प्रश्न पर उन्होंने ये उत्तर दिया है कि मैं अजीत दादा जी के साथ में ही रहूंगा. इसलिए मुझे लगता है कि छगन भुजबल साहब जो है वो दादा के साथ में ही रहेंगे. साइनी जी, एक चीज है इंसिडेंसेस जो आप देखे वो एक से एक इंसिडेंसेस. पहले भुजबल साहब ने खुद अपने दुख व्यक्त किए कि मैं नासिक सीट मुझे मिलने वाला था, सेंटर से क्लियर कट हो गया था, यहाँ एकनाथ शिंदे जी छोड़ने से इनकार कर दिया, और दूसरे सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा का दे दिया. तो 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस उन्होंने दुख अपना प्रकट किया. तो क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी जो समता परिषद है उनका मीटिंग हुए, वहां पर भी भुजबल जी पर प्रेशर था, आप क्या कर रहे हो, आप समाज, फिर एक मनोज जरांगे पाटिल जी का आंदोलन चल रहा है, वहां पर रोज मनोज जरांगे पाटिल जी भुजबल साहब पे आरोप लगा रहे, आरोप पे आरोप. तो क्या भुजबल जी ये सब इंसिडेंसेस पे अपना हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस? कैसे साइली जी रिएक्ट करेंगे? आखिरकार मजबूर हो जाते हैं आदमी. कैसा है, जब हम किसी अलायंस में होते हैं तो हमारे साथ में जो हमारे मित्र पक्ष है उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है, उनका विचार भी हमें लेना पड़ता है. जब नासिक के सीट का जब सवाल आया था तब मित्र पक्ष के वजह से वो सीट हमको छोड़ना पड़ा. लेकिन भुजबल साहब भी बहुत बड़े नेता हैं, उनको पता है उनका राजनीतिक करियर हमने जब हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, तो फिर उनको पता है कि अलायंस में रहते हुए हमें मित्र पक्ष की बातें भी सुननी पड़ती है, और साथ ही साथ में हमारा पक्ष की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है. तो फिर अब आज उनको वो संधि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आगे चल के वो अभी भी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है. ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई पद नहीं है, इसलिए आगे चल के भी वो वैसा भी उस पद पे रहते हुए आगे चल के खासदारकी का जो लोकसभा का जो नहीं हुआ वो विधानसभा में वो कंसेप्ट करके उसके आगे जब अलायंस में जो ये सीनियर लीडर्स है उनको अच्छा मंत्री पद मिलता ही मिलता है. जैसा अभी उनके पास एक महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक अच्छा मंत्री पद है, उससे भी कई गुना अच्छा मंत्री पद आने वाले महायुति के सरकार में उनको मिलेगा, और ओबीसी समाज को भी पूरा न्याय राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तरफ से दिया जाएगा. और समता परिषद जी आप कंप्लीट करें, आप पूरा करें. आप समता परिषद के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज. समता परिषद का जो मुद्दा है, सभी कार्यकर्ताओं को ऐसे लगता है कि हमारा नेता बड़े पोस्ट पे हो, हमारा नेता का सब अच्छा हो, ये सभी कार्यकर्ताओं को लगता है. समता परिषद में सम्मान्य भुजबल साहब जी का जो काम है उसे देखते हुए सभी लोगों का ये बोलना जायज लगता है कि सबको अपना लीडर एक अच्छे पोस्ट पे चाहिए होता है, इसलिए वो कार्यकर्ताओं की मांग है. लेकिन भुजबल साहब अजीत दादा के साथ में है, और अलायंस के निर्णय में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हित के निर्णय में ही वो निर्णय लेंगे, इस बारे में हमें कोई भी शंका नहीं महसूस हो रही. जी, सेली दालवी जी, एडवोकेट सेली दालवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं.
chief spokesperson of the NCP, Ajit Dada Pawar. Of course, there is only one NCP. The official NCP is Ajit Dada Pawar. तो Yes. आपने जितनी भी सीटें लड़ी मैम, उसमें आपको सिर्फ एक ही सीट आई। इसका विश्लेषण अभी तक हुआ है कि नहीं पार्टी में? कहाँ पर क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से लोग आपको वोट नहीं दे पाए? क्या ये बात सच है कि आपके मित्र पक्ष जो हैं, जैसे शिवसेना है शिंदे साहब की, और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अजित दादा पवार के कैंडिडेट्स के लिए काम नहीं किया? मैम नहीं, मतलब अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसका महाराष्ट्र के नजरिए से देखा जाए तो सभी जगह महायुति को बहुत परेशानी हुई है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी को हुई है, शिवसेना को हुई है या बीजेपी को हुई है, तीनों मित्र पक्ष को वो परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामने वाले जो पार्टी ने, विपक्ष ने जो बात लोगों में रख दी, वो बात सुन के, जैसे कि संविधान बदलने वाले हैं, 400 पार का जो नारा दिया गया, उससे लोगों को लगा कि संविधान बदलने वाला है देश का, और जो महंगाई का भी नारा जो लगाया गया, और साथ ही साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के बारे में बोला जाए तो जो अल्पसंख्यक समाज है, वो अल्पसंख्यक समाज के मत भी इस बार राष्ट्रवादी को ज्यादा पड़ते नजर नहीं आए। ये जो प्रमुख कारण है, उसके वजह से ही यहाँ आज महायुति के जो सीट्स कम आए और राष्ट्रवादी के भी सीट्स कम आए, क्योंकि हमारा देश एक लोकशाही तंत्र है और लोकशाही पे मार्ग पे चलने वाला पूरे देश में से नहीं तो पूरे वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी लोकशाही मानी जाती है। इसके होते हुए संविधान बदलने की बात सामान्य आम जनता को पसंद नहीं आई, ऐसा उनके दिमाग में वो नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन वैसा तो होने वाला नहीं था। लेकिन वो नैरेटिव सेट करने में विपक्ष को बहुत ज्यादा सफलता मिली, इसलिए महायुति के और साथ ही साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सीट कम आए। तो एडवोकेट सली दलवी जी ये बताएं कि आज की तारीख में ये तो हो गया, चलो अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 3 के 4 महीने बचे हैं, और उसके बाद फिर बीएमसी के चुनाव होंगे, पीएमसी के चुनाव होंगे, एनएमएमसी के चुनाव होंगे, काफ़ी कोई 12 कॉरपोरेशन है, उनके चुनाव भी होने। तो उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और आपस में जो मनमुटाव की जो बात आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा गुट के बीच में, क्या वो ख़त्म हुई है या पहले थी नहीं? मैम बताएं। मनमुटाव की बात तो थी नहीं है। जो भी पराभव महायुति के सरकार को आया है, वो पराभव की जिम्मेदारी सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने ली है, सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने ली है, और आज दादा ने भी वो जवाबदारी ली है उसकी पराभव की। तो फिर अभी ऐसे बात ही नहीं उठती कि किसी एक पार्टी के वजह से पराभव नहीं हुआ, तो पूरा नैरेटिव सेट होने के वजह से ही ये जो हुआ है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में नहीं, मैं तो बोलूंगी पूरे भारत के लोकसभा चुनाव हम देखेंगे तो महायुति को, बीजेपी को खास करके जैसा यश प्राप्त होना चाहिए था वैसा तो हुआ नहीं है। इसलिए अभी मनमुटाव करके या किसी में मनमुटाव है, मुझे सब बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि सब पार्टी ने, सब मित्र पक्ष के प्रमुखों ने पराभव की जिम्मेदारी ली हुई है। साइनी जी, बट आरएसएस के माउथपीस जो ऑर्गेनाइजर है, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि अजित पवार जी के साथ बीजेपी जुड़ने से बहुत एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रिशेट हो गया है, पॉलिटिकली हमारे डाउन साइज हो गए, पॉलिटिकली लोग हमको कम नजर से देखने लगे। तो आरएसएस के माउथपीस का जो स्टेटमेंट है, और जो आरएसएस आजकल खुलेआम बीजेपी का आलोचना करने लगे हर मुद्दे पर, इनफैक्ट बातें करने के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, तो आप कैसे देखते हो आरएसएस के स्टेटमेंट को, कैसे देखते हो आप? हमारा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पक्ष के साथ में है, भारतीय आरएसएस और भारतीय जनता पक्ष का जो संबंध है वो उनका इंटीरियर संबंध है। हमारा आरएसएस के साथ कोई अलायंस नहीं है, हमारा अलायंस है भारतीय जनता पक्ष के साथ में, और भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से कोई भी ऐसा अधिकृत स्टेटमेंट नहीं आया है कि हार की वजह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष है। अगर भारतीय जनता पक्ष ऐसा स्टेटमेंट करेगी तो उनको क्या बोलना है और उनको कैसे जवाब देना है, तो हमारी पार्टी की आगे की भूमिका रहेंगी, क्योंकि कोई भी अपने पार्टी के बारे में सुन नहीं सकता।
लेकिन अभी जो बात की है वो आरएसएस ने की है, ना कि भारतीय जनता पक्ष ने, और हमारा अलायंस भारतीय जनता पक्ष के साथ में। एडवोकेट शैली दालवी जी, ये बताएं कि अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं हर अखबार में, हर एक अखबार में, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अब जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ देख लीजिए कि अजीत दादा पवार की पार्टी टूटने, मैम आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है जी, कि अजीत दादा पवार की पार्टी टूटने वाली है, 17-18 एमएलए जो हैं वो जाकर के इधर उधर बात कर रहे हैं, हर एक कोई ये बोल रहा है कि भाई इन लोगों ने हमसे बात करी, सुप्रिया सुले जी ने भी बोला कि काफ़ी लोगों ने हमसे बात करने की कोशिश करी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? असल में लोग बात कर रहे हैं क्या? कोई वापस जाने की कोई बात हो रही है, घर वापसी की? नहीं नहीं नहीं, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। घर वापसी तो कोई करने वाला भी नहीं है। वो रोहित पवार जी है जो अभी हम बात करें तो राजनीति के वो मतलब वो अब नए से भविष्यवाणी सीखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि वो उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था कि वो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के आमदार उनके कांटेक्ट में है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। हमारी पार्टी के सभी आमदार, सभी मंत्रीगणों की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हम सब दादा के ही साथ में हैं, ऐसा विश्वास उन्होंने सबने आदरणीय अजीत दादा को और आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे साहब को दिया हुआ है। और जो सुप्रिया ताई ने बात की है वो शायद से जब भी कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोई चुनाव में जीत के आता है तो हम उनको शुभेच्छा तो देते ही देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। वैसे कांग्रेचुलेट करने के लिए उनको कोई फोन आया होगा, लेकिन न्यूज बढ़ाने के लिए और जनता में संभ्रम प्रस्थापित करने के लिए वो उनके यहाँ से पवार साहब मतलब रोहित पवार जी के माध्यम से वो अफवाहें फैलाई जा रही है कि उनके साथ में हमारे आमदार गण है वो उनके कांटेक्ट में है। और यहाँ पर एक और सवाल है मेरा कि 72 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाया गया जिसमें एक भी अजीत दादा पवार यानी एनसीपी से कोई भी नहीं है। इसको लेकर के पार्टी रैंक एंड फाइल यानी पार्टी कार्यकर्ताओं में क्या फीलिंग है इस वक्त मैम, वो जरा बताएं। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात, जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमें एक सीट मिला था, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त का पद मिल रहा था, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्री पद चाहिए था। इसलिए हमें भारतीय जनता पक्ष ने, सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने हमें मंत्री पद दिया था, लेकिन हमने ही पूरे हमारे पार्टी का निर्णय था कि प्रफुल्ल पटेल जी को पहला कैबिनेट मंत्री वो थे, इसीलिए उनके पद का दर्जा बनाए रखने के लिए अभी हमें कैबिनेट का ही खाता चाहिए। इसलिए हमने केंद्र सरकार को ये बताया कि हम कैबिनेट खाते में इंटरेस्टेड है, ना कि राज्य मंत्री के। स्वतंत्र कारोबार भी होगा, फिर भी हमें राज्य मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट मंत्री पद ही चाहिए। ये सब हमने पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को बताया और हमने वो पद नहीं दिया। और आगे के विस्तार में हम उन्हें बोले कि अभी आप नहीं कैबिनेट मंत्री पद दे सकते, तो आगे तो हमारा तटकरे जी के लिए ही आप तटकरे जी के बारे में जो अफवाहें चल रहे हैं कि तटकरे जी भी इच्छुक थे कि वो पद उनको मिलना चाहिए, राइटफुली एक ही सीट मिला है, एमपी रायगढ़ से बने हैं, तो ही इज मोस्ट डिजर्विंग, तटकरे साहब वाज मोर डिजर्विंग। तो बहुत ये पॉलिटिकल टॉक चल रहा था उसके बारे में। हाउ डू यू, पार्टी के अंदर आप तटकरे साहब को कैसे देखते हो? वो इच्छुक थे फॉर अ कैबिनेट पोस्ट आउट देयर, या कोई भी पोस्ट मिलता तटकरे साहब इंटरेस्ट थे? क्या उनको लग रहा कि पहले द फर्स्ट राइट इज माइन? तटकरे साहब को ऐसा लग रहा था? तटकरे साहब ने तो ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की और वो ऐसा कोई उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। लेकिन मैं तटकरे साहब के रायगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ। हम सब कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि तटकरे साहब को केंद्रीय मंत्री पद पे जाना चाहिए, क्योंकि उनका इतने सालों का राजनीतिक अभ्यास और वो जो 80,000 से नहीं ऊपर वो लीड से वो विजयी हुए हैं और पक्ष का गौरव और सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था, सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद पर आदरणीय खासदार सुनील जी तटकरे साहब विराजमान हो। लेकिन फेयरनेस तो यही होती कि अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो सुनील तटकरे साहब को मिलता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जो विश्लेषण आया उसमें तो यही था कि अकेले सुनील तटकरे साहब जीत करके आए हैं, तो लिहाजा जो एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो एक पोस्ट ऑफर की जा रही थी, मुझको ऐसा लगता है कि सुनील तटकरे साहब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था मैम? अभी तटकरे साहब का कार्यकर्ता हूँ मैं बचपन से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा नेता कैबिनेट मंत्री बन ही जाए।
लेकिन हम जब एक पार्टी में काम करते हैं और जी। गडकरी साहब के ऊपर पूरे पार्टी की जिम्मेदारी है, वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, इसलिए पार्टी के सभी मेंबरों का सम्मान हो और उनका ख्याल रखा जाए। वो प्रदेशाध्यक्ष का ज्यादा से ज्यादा मतलब उनकी जिम्मेदारी रहती है। मुझे लगता है उन्होंने उसी जिम्मेदारी को निभाया है और इस पद पे न बैठने का उन्होंने निर्णय लिया होगा। पवार शायद। वर्सेस पवार, पवार वर्सेस पवार लोकसभा में हुआ बारामती में। इट वाज शरद पवार वर्सेस अजित पवार, इट वाज सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार जी। तो आज फिर वही होने वाला है विधानसभा में, इट्स गोइंग टू बी अजित पवार वर्सेस प्रॉब्ली रोहित पवार। तो वापस वही फैमिली के फ्यूड और वही फैमिली के अंदाज में झगड़ा वही होने वाले हैं। हाउ डू यू सी? बाजी तो लोकसभा में शायद अजित दादा ऑल्सो वॉज वेरी सरप्राइज कि ये सीट मेरा था, वो कैसे सुप्रिया सुले जीती। ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सीट हमारा है। नाउ हाउ डू यू सी विधानसभा में किस प्रकार से देखते हो आप? विधानसभा में हमें उसकी कोई चिंता नहीं कि हमारे सामने कौन खड़ा है, क्योंकि विधानसभा के लिए आदरणीय दादा ने जो काम किया है, दादा खुद वो वहां पे कंटेस्ट करेंगे बारामती लोकसभा, बारामती विधानसभा से। दादा, आप बारामती के बारे में अपने वहां पे जाके देखा नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। वहां का बस स्टैंड जो है वो एयरपोर्ट जैसा है। दादा ने जो बारामती में काम किया है उस काम को मद्देनजर रखते हुए वन हैंड दादा ही वहां से लड़ेंगे और दादा ही वहां से जीतेंगे, उस बारे में हमें कोई भी शंका महसूस नहीं होती। अनिल देशमुख जी ने एक कहा था कि गाय दूध देना बंद करते हैं तो गाय कसाई को देते हैं। तो क्या वो अजित पवार जी के बारे में? सो हाउ डू यू सी अनिल देशमुख का स्टेटमेंट कि वो सरकार शिखर बैंक चीज में वापस नोटिस मिला, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू। तो हाउ डू यू सी अनिल देशमुख ने जिस प्रकार से आलोचना किया कि द लॉस और हर चीज लॉस अजित पवार जी के सर पे डालेंगे, तो ये अनिल देशमुख जी का स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप? सम्मान्य अनिल देशमुख जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैंने अभी तक सुना नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकती, भाष्य नहीं कर सकती। फिर भी आपके मुंह से जो मैंने सुना है कि उन्होंने दादा के बारे में बताया है, तो दादा के बारे में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उगता हुआ सूरज है उसे किसी की डर नहीं लगती। क्योंकि दादा जो हमारे ऐसे नेता है, वो लोक नेता है, वो काम करने वाले नेता है। आज के पॉलिटिकल हमने सब देखा, आज की राजनीति की स्थिति हमने देखी, तो सबसे काम करने वाला एकमेव नेता महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कोई होगा तो अजीत दादा है। और वो सब जनता को भी वो पता है कि दादा सुबह 6 बजे से उठते हैं और काम को लग जाते हैं, और वो रात के 12 बजे तक भी वो काम करते हैं, और फिर भी वो सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तैयार रहते हैं लोगों की समस्या जानने के लिए और उनके प्रश्न सुलझाने के लिए। दादा काम करने वाले नेता है, इसीलिए कोई भी कुछ बोले और राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी भी खड़ी हो, उस परिस्थिति को जूझ के लड़ के उससे बाहर निकलने का एक अजब ही रसायन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अगर कोई है तो अजित पवार है। लेकिन आप ये बताएं कि आपके मुताबिक सुनेत्रा पवार जी का हारने का रीजन क्या था, क्या वजह थी कि सुनेत्रा पवार जी 1.5 लाख वोटों से हार गई? क्योंकि तब तक तो ये लग रहा था कि सुनेत्रा पवार जी जीतने वाली हैं और शरद पवार जी खत्म हो चुके हैं राजनीतिक तौर पे। अभी पूरे महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखी तो सब जगह वैसे शॉकिंग हुआ है, जैसे कि आपने पंकजा मुंडे जी का भी देखा है, वो भी लोकसभा में मुंडे जी का इतना प्रस्त होने के बावजूद भी वो चुनाव हारी है। वैसा इस यहाँ पे अभी महाराष्ट्र की जो स्थिति थी वो देख के यही लग रहा है कि ये चुनाव पूरा लोगों ने हाथ में लिया था, और जो नैरेटिव सेट किया था उसके ऊपर चल के लोगों ने खुद से ये सब डिसीजन लिया है। इस पर हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि अलायंस ने मदद नहीं की या और कुछ रीजंस, ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक का भारत के राजनीति का जो इतिहास है कि 10 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अभी 15 साल हुए फिर भी मोदी जी सरकार में ही आए हुए हैं। तो फिर मतलब हमारे लोगों की ये मेंटालिटी है कि 10 साल के बाद वो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जैसे कि महंगाई, इस सरकार ने ऐसा नहीं किया, इस सरकार ने वैसा नहीं किया। वो सब नैरेटिव सेट करने के बाद 10 साल के बाद वो सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन सम्मान्य पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब की क्रेज जो लोगों में है और उनके किए हुए काम, उस वजह से फिर तीसरी बार आज
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और केंद्र में हमारी सरकार आज मौजूद है। जी, लेकिन सैरी दलवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट सैरी दलवी। ये बताएं कि जो विधानसभा में आपको क्या लगता है कि स्थिति अलग होगी और आप क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। विधानसभा में स्थिति अलग होगी क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के रहते हैं तो उसका एजेंडा अलग रहता है और विधानसभा के इलेक्शंस रहते हैं तो उसका एजेंडा अलग रहता है। और जो इस चुनाव में जो सिक्का चला है वो आगे के चुनाव में चलेगा वैसा नहीं होता है। आज तक की राजनीतिक हमारे भारत की नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का भी हम देखें तो ये राजनीति का इतिहास है कि जो सरकार मतलब जो एजेंडा लोकसभा में चला है वही एजेंडा विधानसभा में चलेगा वैसा कुछ नहीं रहता। टोटल अलग विधानसभा के मुद्दे रहते हैं और लोकसभा के देश के चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं और राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं। महायुति के सरकार ने जो काम राज्य के लिए किया है वो मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की जनता महायुति के सरकार को ही चुनेगी और ज्यादा से ज्यादा महायुति के उम्मीदवार विधानसभा इलेक्शन में जीत के आएंगे। लेकिन मैम कुछ मुद्दे तो एक रहेंगे ना जैसे किसानों का मुद्दा है, उनका जो लॉस हुआ मराठवाड़ा में, विदर्भ में पहले सूखा पड़ा, फिर उसके बाद अनटाइमली बारिश हुई, ओले भी पड़े, बर्फबारी भी हुई, उसकी वजह से पूरी की पूरी स्टार्टिंग क्रॉप खत्म हो गई। महंगाई का मुद्दा वही का वही रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा वही का वही रहेगा। तो आपको लगता नहीं है कि उसके बारे में अभी आपके पास 3 या 4 महीने हैं, उसके बारे में कुछ और करना चाहिए क्योंकि महंगाई तो बढ़ी है। हमारे पास 3 महीने रहेंगे, बहुत 3 महीने बेशक कम समय रहता है लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उन्हें 3 महीना भी बहुत ज्यादा समय रहता है क्योंकि हम अभी सरकार में हैं और सरकार के माध्यम से 22 तारीख को महाराष्ट्र का बजट सम्माननीय अजित दादा वो बताने वाले हैं, सादर करने वाले हैं। तो इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत अच्छी सी तरतूद रहेंगी, महिलाओं के लिए भी अच्छी सी तरतूद रहेंगी, इस देश के युवाओं के लिए भी कुछ अच्छा किया जाएगा। सभी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए इस बजट में अजित दादा के माध्यम से भरी से भरी तरतूद की जाएंगी। और फिर से एक बार साइली जी, शरद पवार जी आज बारामती में थे, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। शरद पवार जी सब किसानों को मिलकर बोला कि बहुत जल्दी हमारा सरकार आ रहा है, वी आर कमिंग टू पावर। शरद पवार साहब बोले कि दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड वेयर द फार्मर्स आर कंसर्न्ड एंड तो कैसे शरद पवार जी का स्टेटमेंट वो कैसे देखते हो आप? शरद पवार जी इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट दिस सरकार विल गो एंड एनडीए सरकार इज गोइंग टू रिप्लेस। साइली जी, शरद पवार जी हमारे गुरु हैं और उनको राजनीति का बहुत सालों का उनका अनुभव है और शरद पवार जी के बारे में ही नहीं कोई भी पॉलिटिकल लीडर वैसा ही सोचता है कि हमारे पार्टी की सरकार आएगी और सबको अपना अपना पार्टी का भविष्य उज्जवल दिखता है और वर्तमान में वो सोचते हैं कि हमारे पार्टी की सरकार आएंगी। तो फिर हम भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी की सरकार आएंगी, वो भी कह रहे हैं हमारे पार्टी की सरकार आएंगी। सभी पार्टी को ये कहने का अधिकार रहता है और लोगों को कन्विंस के लिए सभी पार्टियां वैसा ही बोलती है कि हमारी सरकार आने वाली। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर के जैसे सुनने में आ रहा है विधानसभा चुनाव के पहले दोनों एनसीपी एक हो जाएंगे एक बार फिर? उस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो सम्मान्य दादा और पवार साहब के बीच के मतलब वो थोड़ा ऊपर वाला मामला है। दिल से क्या आप चाहेंगी कि एक बार फिर सब लोग एक हो जाएं? मैं पार्टी की छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन क्या दिल से आप चाहेंगी या नहीं चाहेंगी कि एक बार फिर आपने शरद पवार को अपना गुरु बोला है कि गुरुजी एक बार फिर आपके साथ आ जाएं? स्प्लिट हुआ था तब से हमारे सभी नेता ये बोल रहे थे कि पवार साहब हमारे विट्ठल है। ऐसा पहले दिन से किसी ने पवार साहब का अवमान नहीं किया है, इसलिए आज जब तक सभी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वो सभी पवार साहब को गुरु के स्थान पे ही मानते हैं और जो हमारी लड़ाई है वो ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, ना कि पर्सनल कोई लड़ाई है। तो वैचारिक दृष्टि से आगे चल के जैसी परिस्थितियां आएगी उस हिसाब से हमारे पार्टी के लीडर वो निर्णय लेंगे। सैली दलवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द मोमेंट विद अस वी थैंक एडवोकेट सैली दलवी फॉर टॉकिंग टू अस एंड स्पीकिंग टू अस
in such a wonderful manner. आपने जो विश्लेषण दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. नमस्कार. 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 Well, I thought Ajit Dada Pawar really attacked Mr. Pawar personally on a very personal basis. They talked about his age and everything else. I still remember that speech. And, Yes, it was very blunt. He says, it's time for you to retire. He said, How long? कब तक रहोगे? मतलब, I think that was a bit, Harsh. not just a bit harsh. I thought that was in very bad taste. He shouldn't have died. And I think that's why they lost, very frankly. Really and truly, I mean, that really was a turning point more than anything else, because most people who were close to the NCP were unable to absorb that. And Pradeep ji, the other thing also is, Sharad Pawar ji was very clearly able to get his symbol across everywhere. जबकि उनको सिंबल लेट मिला, बाद में मिला. उद्धव ठाकरे जी को जो मशाल का सिंबल है बहुत पहले मिल गया था एनसीपी के. शरद पवार जी को तुतारी का सिंबल है लेट मिला. उसके बावजूद he was able to publicize it and take it to everybody. छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट पर जाकर, रायगढ़ में फोर्ट पे he went, even I mean considering his age, he had to be taken on the, so he had जो ऊपर जाके जिस प्रकार से पब्लिसिटी की है तुतारी, that is great. I mean, look at the energy, look at the ideas, and look at the how are you going to reach out to the last man and convince the last man that it's not the clock, it's the tutari. And he succeeded in that. And he in got most 8, of the places, sir, he won 8 seats. 8 से 10 और आठ नौवा में भी से बोला 10. कि he would have really defeated, हो थोड़ा confusion हो गया नाम के ऊपर. तो I mean these things, and secondly places like Kolhe in Shirur, he won because he stood by Sharad Pawar ji, and the candidate placed by Ajit Pawar was coming from Shiv Sena. वहाँ के locals ये sentiments, the people who I talked to, they said here is the entire sympathy wave was Sharad Pawar, because जो कैंडिडेट सामने खड़े कर दिए वो अलग अलग पार्टी बदल के प्रदीप जी, यहाँ पर जो बात होती थी पहले, जो अजीत दादा पवार की तरफ से जो प्रवक्ता आते थे, बिकॉज एडवोकेट शैली दलवी was very nice and very balanced and did not say anything even remotely obnoxious or confrontationist. But the other guys, they always used to say that Ajit Dada Pawar is the one who's actually built the party. और असल में पार्टी जो कंट्रोल करते हैं वो अजीत दादा पवार करते हैं. सारी मेहनत जो करी है वो अजीत दादा पवार ने करी है. सो व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट? और उसके सामने शरद पवार क्या है? कैंडिडेट्स सिंस दे हैड टू बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर एंड देयर. It was stock where one of the reasons he got only 4 seats to fight probably because he didn't have candidates. He couldn't place candidates anywhere. तो ये हालत थे. But they lost. Yes. And it was a very major loss. It's a humiliating. It's a humiliating loss. Whichever way you look at it, Ajit Dada Pawar lost. That's it. और सुनील लटकरे साहब जो जीते हैं वो अपने बलबूते पे जीते हैं साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है. बड़े पुराने लीडर वहाँ पे और उनको हराना बहुत मुश्किल है, जो भी सिंबल हो उनके पास. In fact, if he stands even as an independent, I'm sure he